मैं हूं चारू अग्रवाल और आपका स्वागत है हमारे खास शो एपिलेप्सी अवेयरनेस में। एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो आपके दिमाग को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग की गतिविधि असामान्य हो जाती है और व्यक्ति को दौरे पड़ते हैं। इसकी पुष्टि तब तक नहीं होती जब तक किसी व्यक्ति को 2-3 बार दौरे नहीं आ जाते। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, मिर्गी कैसे शरीर के अंगों को प्रभावित करती है और सबसे ज़रूरी इसका इलाज कैसे संभव है, इसी पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर सौरभ चोपड़ा, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सर, आपका हमारे इस खास शो में बेहद स्वागत है। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि मिर्गी क्या होती है? मिर्गी बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। दैट मीन्स कि मिर्गी कोई एक बीमारी नहीं है, ये कई सारी बीमारियों का एक कॉमन ग्रुप है। मिर्गी उसे कहते हैं जब इंसान को बार बार दौरे पड़ने की एक फितरत होती है। ऑब्वियसली अगर वो इजीली रिवर्सिबल, माने कि हम जैसे कैल्शियम की कमी है उससे भी दौरे पड़ते हैं, पर वो कैल्शियम की कमी तो इजीली क्योर की जा सकती है, तो उसे हम मिर्गी नहीं बोलेंगे। बट जो बाकी सारे कारण हैं जिसमें सालों साल तक दौरे पड़ने की संभावना रहती है, उसे मिर्गी बोला जाता है। ओके सर, मिर्गी के कारण क्या होते हैं? राइट। सो मिर्गी बहुत से, जैसे मैंने कहा ग्रुप है, सो मिर्गी के कारण भी बहुत सारे होते हैं। खासकर बच्चों में, क्योंकि मैं बच्चों का स्पेशलिस्ट हूँ, बच्चों में बहुत बार जन्म से ही या तो जन्म के टाइम उन्हें सांस लेने में दिक्कत आई हो जिससे ब्रेन पे इफ़ेक्ट आया हो, या इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ब्रेन की फॉर्मेशन माने दिमाग की बनावट में कोई खोट आई हो, उससे भी मिर्गी होती है। उसके सिवाय खासकर नॉर्थ इंडिया में एक खास तरह का दिमागी कीड़ा बोला जाता है, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस उसका टेक्निकल नेम है, जिसमें एक कीड़े का सॉर्ट ऑफ अंडा आपके दिमाग में पहुंच जाता है और उसकी इरिटेशन की वजह से भी दौरे आते हैं। राइट। उसके सिवाय बहुत से जेनेटिक कारण हम खासकर बच्चों में देखते हैं जिसकी वजह से दौरे आते हैं। दौरों के कारण एक्चुअली अनगिनत हैं, पर ये सबसे कॉमन कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ओके सर, आपने बोला कि नॉर्थ इंडिया में ही होते हैं। साउथ इंडिया में समहाउ वो कम है। क्यों कम है उसका कारण हमें भी पता नहीं है। बेसिकली वो पिग्स के अंदर वो कीड़ा होता है और उसके अंडे कई बार मिट्टी से अपने शरीर में एंटर कर जाते हैं। ओके सर, मिर्गी का डायग्नोसिस कैसे होता है? मिर्गी का डायग्नोसिस जैसे आपने पहले ही बताया, अगर बार बार दौरे आए वही मिर्गी होती है। मिर्गी का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। क्लिनिकल का मतलब हम पेशेंट से उसकी प्रॉब्लम समझते हैं। आजकल के ज़माने में हर किसी के हाथ में कैमरा और मोबाइल है, तो वीडियोस देखते हैं दौरों के, उसी से हम डायग्नोसिस बनाते हैं। मिर्गी के डायग्नोसिस पर से के लिए कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, बट ऑब्वियसली हम कुछ टेस्ट करते हैं उसका कारण ढूंढने के लिए और ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए। सो मिर्गी क्लिनिकली हम डायग्नोस करते हैं, बट टेस्ट की आवश्यकता बाद में पड़ती है। ओके सर, मिर्गी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इसे कैसे पहचान सकते हैं? राइट। मिर्गी के सिम्टम्स उस पर डिपेंड करते हैं कि वो दिमाग के किस हिस्से को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि आपका दिमाग एक तरह से शरीर का हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है। अगर मुझे अपना हाथ उठाना है, पैर चलाना है, चलना है, तो भी मेरा दिमाग ही सिग्नल भेजता है। उसी तरह टेस्ट की सेंसेशन, बॉडी सेंसेशंस भी दिमाग से ही आप फील करते हैं। नॉट ओनली दैट, थिंकिंग, इमोशंस भी दिमाग का ही एक फंक्शन होता है। सो डिपेंडिंग ऑन किस पार्ट में वो दौरा आता है उस पर सिम्टम्स डिपेंड करेंगे। जो कॉमनली लोग जिसको मिर्गी मानते हैं, जिसमें आपका पूरा शरीर झटकने लगता है, वो बेसिकली जब दिमाग के बहुत सारे एरियाज में दौरा फैल जाए तो उस तरह के सिम्टम्स आते हैं। पर कई बार दौरा बहुत ही लिमिटेड एरिया में फैलता है, जैसे अगर वो सिर्फ आँखों से देखी हुई इमेज वाला दिमाग का जो एरिया है, जो इमेज इंटरप्रेट करता है, उस पे आए तो आपको दिखने में कुछ अजीब सी चीज़ें दिखने लगती हैं, जैसे कलर्ड बॉल्स दिखने लगेंगे या बहुत बड़ा ऐसे आग का गोला टाइप दिखने लगेगा। अगर वो महसूस करने वाले हिस्से में तो कई बार एक अजीब सी फीलिंग किसी हाथ में, पैर में स्टार्ट होती है और फिर वो
इंक्रीज होती है, कई बार इवन सुनने की कोई अजीब सी सेंसेशन से भी दौरा स्टार्ट हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स के ब्रेन के किस एरिया में। कई बार इमोशनल रिस्पॉन्स सबसे पहले आता है, मतलब हम ऐसे भी दौरे देखते हैं जिसमें बच्चा अचानक से बिना कारण के बहुत तेज डर जाता है और फिर वो और बड़े दौरे में कन्वर्ट होता है। सर, मिर्गी का उपचार क्या उपलब्ध है? ओके, मिर्गी का उपचार, जैसे मैंने कहा, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंडीशन, मतलब बहुत से कारणोंवश मिर्गी होती है, तो उपचार भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई, खासकर बच्चों में कई टाइप के दौरे इस तरह के होते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं कंट्रोल करने, एंड कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ लिमिटेड, माने अपने आप ही एज के साथ चले जाते हैं। उनमें कई बार कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। पर बहुत सारे दौरों में, क्योंकि वो रिपीटेटिव होते हैं एंड बार बार दौरे आने से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं दौरों को कंट्रोल करने के लिए। सो बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, पर ज़्यादातर एक बार में 2 या 3 दवाइयों से ज़्यादा हम नहीं देते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि एक सिंगल दवाई से ही वो कंट्रोल हो। अबाउट 20-30% मरीजों के दौरे किसी भी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उन्हें हम ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी बोलते हैं, माने के दवाइयों के ट्रीटमेंट से आगे निकली हुई बीमारी जो दवाइयों के कंट्रोल में नहीं आती है। उसके लिए बहुत से एडवांस ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। जैसे अगर दौरे ब्रेन के किसी बहुत ही लिमिटेड एरिया से निकल रहे हैं, जिस एरिया का कोई खास इम्पॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, तो उसमें अगर दवाई से कंट्रोल नहीं होता है तो उसको हम सर्जिकली निकाल भी सकते हैं ताकि वो दौरों को हम जड़ से ख़त्म कर सकें। कुछ स्पेशलाइज्ड जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें बहुत ही स्पेशलाइज्ड दवाइयाँ होती हैं, तो जेनेटिक टेस्ट करके वो बीमारी पकड़ के हम उस हिसाब से दवाई देते हैं। एंड उसके सिवाय इवन देयर इज़ अ स्पेशलाइज्ड डाइट जिसको कीटोजेनिक डाइट बोला जाता है, जिससे कुछ रेजिस्टेंट दौरों को हम ट्रीट करते हैं जब सर्जरियाँ और कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो। उसके सिवाय एक VNS डिवाइस होता है। VNS बेसिकली वेगल नर्व होती है जो आपकी गर्दन से पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। वेगल नर्व स्टिमुलेटर एक डिवाइस होता है जिसको हम सर्जिकली इम्प्लांट करके वेगल नर्व को हल्के हल्के स्टिमुलेशन देते हैं, जिससे ब्रेन में कुछ चेंजेस आते हैं, जिससे दौरों में आराम मिलता है। बट ये सब चीज़ें हम तो ही यूज़ करते हैं अगर दवाई से कंट्रोल ना मिल रहा हो। ओके सर, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, मिर्गी से जुड़ी हुई लोगों के बीच क्या कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है? आपने अच्छा सवाल पूछा। जैसे अपन पहले भी बात कर रहे थे, मिर्गी का एक मेंशन ही लोगों में एक फियर क्रिएट करता है। हालांकि हम इतने सारे मिर्गी के मरीज ट्रीट करते हैं, ज़्यादातर इजीली ट्रीट हो जाते हैं, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती नहीं है, खासकर अगर दवाइयाँ रेगुलरली ली जाएं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है कि मिर्गी लाइलाज बीमारी है, विच इज़ द फर्स्ट मिसकंसेप्शन। सेकेंड, ये सोचा जाता है कि मिर्गी के मरीज फंक्शनल नहीं होते हैं, वो नॉर्मल आपकी मेरी तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। ये भी काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है। ज़्यादातर मिर्गी के मरीज नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। मेरे कुछ पेशेंट्स अभी बड़े हो गए हैं, वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर्स बनने वाले हैं। मिर्गी के मरीज सब कुछ कर सकते हैं अगर उनका इलाज सही तरीके से हो जाए और वो सही तरीके से हमारी एडवाइस फॉलो करें। दूसरे बहुत से और मिसकंसेप्शंस रहते हैं कि मिर्गी ऊपरी ताकतों से होती है, जिसकी वजह से लोग इलाज ना करके और ही चक्रों में पड़े रहते हैं। वो भी एक अननेसेसरी मिसकंसेप्शन है जिसे लोगों के दिमाग से हटाने की ज़रूरत है। फाइनली, जब कोई मरीज को दौरा आ जाता है तो चप्पल सूंघाना, प्याज सूंघाना, ये सब भी किया जाता है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट जब किसी इंसान को दौरा आए तो उसके आसपास लोगों को उसकी हेल्प करनी चाहिए। किस तरह हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले उसे करवट से लिटाने की ट्राई करें अगर वो पॉसिबल है। बहुत बड़ा इंसान हो, काफ़ी वेट अगर इंसान का हो, तो उसे करवट से लिटाना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। अगर दौरा 4-5 मिनट से लंबा चलता ही रहे, पूरा बॉडी शेक करे जा रहा है, तो डेफिनेटली एम्बुलेंस शुड बी कॉल्ड। बट हर एक दौरे के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज ज़्यादातर दौरे 2 से 3 मिनट में खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और अगले 10, 15, 20 मिनट में इंसान रिकवर कर जाता है।
सो वी शुड ट्राई टू हेल्प देम। बहुत सारे मिर्गी के मरीज अपनी पॉकेट में या कहीं पे कुछ ना कुछ आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर्स लेके जाते हैं ताकि हम उन्हें कॉन्टैक्ट करके उनकी हेल्प करवा सकें। सर, मिर्गी के मरीज की किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, इस पर आप लोगों को क्या सलाह देंगे? राइट। सो सबसे पहले मिर्गी का इलाज ज़्यादातर काफ़ी आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, इसलिए मिर्गी की अगर दौरा पड़े किसी इंसान को तो उसे डॉक्टर की हेल्प दिलवाएं। ज़रूरी नहीं है कि किसी न्यूरोलॉजिस्ट की ही हेल्प दिलवाई जाए, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट हर सिटी में, हर कस्बे में शायद अवेलेबल ना हो। कोई भी पीडियाट्रिशियन या इवन फिजिशियन भी दौरों को एटलीस्ट इनिशियली इलाज दे सकता है। अगर फिजिशियन या पीडियाट्रिशियन के इलाज से दौरे पूरी तरह कंट्रोल में ना आ रहे हों तो डेफिनेटली एक न्यूरोलॉजिस्ट हेल्प कर सकता है। अगर न्यूरोलॉजिस्ट के इलाज से भी दौरे कंट्रोल में ना आ रहे हों तो जैसे मैं एक एपिलेप्टोलॉजिस्ट हूँ, माने मिर्गी का आगे स्पेशलाइजेशन मैंने की हुई है। जो एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जैसे एपिलेप्सी सर्जरी हुआ या VNS हुआ वो एपिलेप्टोलॉजिस्ट करते हैं। तो एपिलेप्टोलॉजिस्ट हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, उनका भी हेल्प ली जा सकती है। बट फर्स्ट कांटेक्ट के लिए सीधा एपिलेप्टोलॉजिस्ट के पास हर मरीज को जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा, सारे मिसकंसेप्शंस को हटा के जिस इंसान को मिर्गी है उसे एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करें। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं अपने पेरेंट्स में, क्योंकि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं पेरेंट्स को सबसे पहले यही एडवाइस देता हूँ कि प्लीज़ ट्रीट योर चाइल्ड लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। अदरवाइज उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा, वो अपने आप को एक बीमार इंसान समझने लगेगा एंड वो बहुत बार बिगड़ भी जाते हैं बिकॉज पेरेंट्स उनको ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार देने लगते हैं, उनकी ज़िद्दों से भी डरने लगते हैं। So treating them as a normal person is very important. Even as an adult, I think उन्हें normal opportunities मिलनी चाहिए। वो उनका दिमाग ज़्यादातर बिल्कुल नॉर्मल होता है, जस्ट कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए कभी कभार उन्हें दौरे आते हैं, राइट। सो उस कंडीशन में वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप और मैं कर सकते हैं। शायद वो एक पायलट या एक ट्रेन ड्राइवर या ऐसी जॉब्स नहीं कर सकते जिसमें कुछ सेकेंड्स की लॉस ऑफ अवेयरनेस भी इम्पॉर्टेंट होती है, बट उसके सिवाय ऑलमोस्ट हर जॉब वो कर सकते हैं। सो दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सर, क्या टेंशन और स्ट्रेस में भी एपिलेप्सी हो सकती है? टेंशन और स्ट्रेस एपिलेप्सी तो बिल्कुल क्रिएट नहीं करता है, पर टेंशन और स्ट्रेस की वजह से एपिलेप्सी से मिलती जुलती दौरे जैसी दिखने वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। टेंशन और स्ट्रेस के बोझ तले कई बार इंसान बेहोश हो जाता है और अपने शरीर का आपा भी छोड़ देता है, बट वो एपिलेप्सी नहीं होती, वो एपिलेप्टिक दौरे नहीं होते। उसका इलाज एपिलेप्सी की तरह नहीं, बट उसका इलाज साइकोलॉजिस्ट करते हैं। बट अदरवाइज टेंशन और स्ट्रेस फिट्स या एपिलेप्सी क्रिएट नहीं करता है। सो वो एक गलत फहमी है, इसलिए एपिलेप्सी के पेशेंट सारी टेंशन वाली जॉब्स भी कर सकते हैं एंड एपिलेप्सी के मरीज जो बच्चे होते हैं वो पूरी पढ़ाई पे अपना ध्यान दे सकते हैं। पढ़ाई के स्ट्रेस से या काम के स्ट्रेस से एपिलेप्सी नहीं होती है, बट हाँ, नींद पूरी ना लेने से, प्रॉपर रेस्ट ना लेने से फिट्स कई बार बढ़ सकते हैं। सो दे शुड हैव अ फुल नाइट स्लीप, बट उसके सिवाय वो सभी काम कर सकते हैं और सारा स्ट्रेस भी ले सकते हैं। सर, क्या एपिलेप्सी के लिए जिंदगी भर दवाइयाँ या इलाज लेना पड़ता है? नॉट ऑलवेज। सो बेसिकली एपिलेप्सी, कुछ टाइप ऑफ एपिलेप्सीज लाइफ लॉन्ग रहती हैं। जैसे एक पर्टिकुलर टाइप होती है जिसे जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं, वो बहुत केसेस में लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। बट बहुत सारी ऐसी एपिलेप्सीज होती हैं, खासकर बच्चों में, जो एज लिमिटेड होती हैं, जो एज के साथ और प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ बेसिकली आपका ब्रेन जैसे जैसे ग्रो करता है और मैच्योर होता है, वो प्रॉब्लम में से बाहर निकल आता है। सो बहुत सी चाइल्डहुड एपिलेप्सीज में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। एडल्ट एपिलेप्सीज में भी हर एक एपिलेप्सी में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यस, कुछ एपिलेप्सीज में पड़ सकती है। क्या एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? आई थिंक मैंने ये आंसर पहले भी किया था कि येस, दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ और समटाइम्स अ वेरी नियर टू नॉर्मल लाइफ, माने कि वो एक आम जिंदगी जी सकते हैं।
बहुत बार उनको एक दवाई लेनी पड़ती है, पर दवाई तो आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के मरीज भी रेगुलरली ले रहे होते हैं, उससे उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं, मतलब नॉर्मल ही रहती है। सो इसलिए एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, एंड दे शुड ट्राई टू लिव अ नॉर्मल लाइफ लाइक एवरीवन एल्स। सर, एपिलेप्सी के पेशेंट्स में और कौन कौन सी बीमारियां देखी जाती हैं? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एपिलेप्सी के मरीजों में आमतौर पे तो बहुत सारे पेशेंट्स बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं, उन्हें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर कई बार हम देखते हैं जैसे बच्चों में उनको लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनका स्कूल परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, उन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में या पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। सो उसे अनरिकॉग्नाइज नहीं छोड़ना चाहिए। जस्ट बिकॉज बच्चे को फिट्स आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कूल में जैसा भी कर रहे हैं वो चलाते रहें। अगर उसको स्कूल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। We can help them improve in their studies. Similarly, adults में कई बार देखा जाता है कि एपिलेप्सी की मेडिसिन्स क्योंकि आप ले रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली अपनी सोसाइटी में, इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर, बहुत बार इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती उन्हें, तो डिप्रेशन और सारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स उन पे ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। इवन सस्टेनिंग अ मैरिज, सस्टेनिंग अदर थिंग्स कैन समटाइम्स, मतलब कुछ बार उनके लिए डिफ़िकल्टीज आती हैं, पर उसको अनरिकॉग्नाइज नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी एपिलेप्सी के पेशेंट को उदासी हो रही है तो दे शुड शेयर इट विद देयर डॉक्टर्स, ताकि उसमें उसकी हेल्प की जाए एंड वो एक बेटर लाइफ जीने के लायक बनाया जा सके। राइट बहुत बार जैसे एपिलेप्सी भी एक मिसअंडरस्टूड डिजीज है, वैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन भी बहुत बार मिसअंडरस्टूड प्रॉब्लम्स है, एपिलेप्सी के मरीजों में ज़्यादा कॉमन होती हैं, या इनफैक्ट किसी भी लॉन्ग टर्म बीमारी वाले पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन होती हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसे रिकॉग्नाइज करें और उसे भी साथ में ट्रीट। सर, आपने बात की डिप्रेशन की, क्या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से मिर्गी ट्रिगर होती है? मिर्गी डायरेक्टली तो दूसरी बीमारियों से ट्रिगर नहीं होती है, पर कई बार रिमोटली होती है। जैसे अगर मुझे या किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो जाता है, जैसे ब्रेन का हमला भी कह सकते हैं, तो कई सालों बाद क्योंकि वहाँ पे एक स्कार रह जाता है, उसमें से दौरे स्टार्ट हो सकते हैं और वो मिर्गी का रूप ले सकते हैं। उसी तरह ब्रेन पे कोई भी और इंसल्ट, मतलब ब्रेन को किसी भी कारणवश कोई डैमेज होता है और वहाँ स्कार बनता है, उस स्कार या निशान में से कई सालों बाद दौरे आ सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारी और न्यूरो प्रॉब्लम्स भी मिर्गी को बढ़ा सकती हैं, पर डायरेक्टली मिर्गी किसी और कारण से बढ़ती नहीं है। बट हाँ, अगर इंसान दवाई ठीक से ना ले, बीच बीच में सडनली दवाई बंद कर दे, उससे डेफिनेटली मिर्गी काफ़ी अनकंट्रोल्ड हो जाती है। सडनली दवाई बंद करने से बहुत बड़े और लंबे दौरे आने का खतरा रहता है। अगर हमारे सामने किसी को मिर्गी के दौरे पड़े तो फर्स्ट एड इलाज क्या होना चाहिए? राइट सबसे पहले उसे एक सेफ जगह में होना चाहिए। अगर वो ऐसी जगह में है जहाँ से गिरने का या चोट लगने का खतरा है तो उसे वहाँ से हटाया जाना चाहिए। राइट कई बार हाइट्स पे या कहीं ऐसी जगह पे दौरा है तो इमीडिएटली पेशेंट को वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, या आसपास कुछ ऐसा सामान पड़ा है जो उस पर गिर सकता है, उसे हटाना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, ट्राई टू गेट हिम टू सेफ्टी। सेकेंड, उसके आसपास जगह छोड़नी चाहिए। कई बार झुंड करके लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वो नहीं करना है। पेशेंट को दबा के पकड़ना नहीं है, उससे इंजरीज होती हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सिमिलरली बहुत बार मुंह खोलने के लिए लोग अंदर चम्मच डालने की या उंगली डालने की कोशिश करते हैं, उससे पेशेंट को भी इंजरी होने का खतरा रहता है। मतलब दांत टूट जाते हैं, हम देखते हैं कि अंदर चम्मच या कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट घुसाने के चक्कर में लोगों के दांत में इंजरीज हो जाती हैं। लोग कभी कभी उंगली अंदर डालते हैं तो उससे काफ़ी टाइट बाइट कर सकते हैं और इंसान की उंगली भी कट सकती है। सो उंगली नहीं डालनी है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। इंसान को अगर आप इजीली करवट पे ला सकें तो वो ज़्यादा सेफर पोजीशन होती है दौरे के दौरान, क्योंकि उस टाइम आपका सांस का रास्ता बेटर खुला रहता है। पर कई बार बहुत हैवी इंसान को आप टर्न नहीं कर पाते तो उसको जस्ट एक ओपन स्पेस में रहने दें। ज़्यादातर दौरे खुद ब खुद 2 से 5 मिनट में रुक जाते हैं। अगर 5 मिनट के बाद भी दौरा ना रुके तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल एम्बुलेंस बुलानी चाहिए और पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए।
चप्पल सूंघाना, प्याज सूंघाना या ऐसा कुछ करने से कोई बेनिफिट नहीं है। सो मुंह में कुछ डालना नहीं है और कुछ सूंघाने की कोशिश नहीं करनी है। जस्ट स्टे विद द पेशेंट टिल द पेशेंट रिकवर्स, और अगर 5 मिनट्स में नहीं रुकता है तो एम्बुलेंस में उसे शिफ्ट कर दें। आखिर में मैं आपसे पूछूंगी कि एपिलेप्सी अवेयरनेस पर आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राइट, सो आई थिंक मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादातर इलाज रिलेटिवली सिंपल है, एंड आपके आसपास जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको दिखा के इसका इलाज किया जा सकता है। एपिलेप्सी के मरीजों को एक नॉर्मल ज़िंदगी देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, एंड उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। उसके सिवाय गवर्नमेंट से भी हमारी हमेशा दरख्वास्त रहती है कि एपिलेप्सी के मरीजों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स बनाई जाएं, क्योंकि बहुत सी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से वो आउट हो जाते हैं, बिकॉज दौरा आने के बाद ही उनको रियलाइज़ होता है कि हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी इंश्योरेंस कराने की ज़रूरत है। सो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट ऑन दिस एंगल। उसके सिवाय दे शुड ऑलवेज बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू डॉक्टर, आपने बेहद अहम जानकारी दी हमारे दर्शकों को। थैंक यू ऑल। मिर्गी के प्रति कई अहम जानकारियां डॉक्टर ने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इन जानकारियों से फायदा होगा और मिर्गी का सही समय पर सही इलाज हो पाएगा। इस शो में बस इतना ही। धन्यवाद।